सबको मेरा प्रणाम। कुसाई हिंदी विभाग के शोधमंच द्वारा आयोजित शोधार्थी संवर्धन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करना मेरा दायित्व है। तो सबसे पहले हमारे विभाग अध्यक्षा डॉक्टर प्रवीणा जी को इस कार्यक्रम में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कई बार उत्तराधिकार के फलक पर संघर्षरत स्त्रियों का अंतर्द्वंद विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विभाग की शोधार्थी विनीता जी। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ और इस कार्यक्रम से जुड़े आप सभी का स्वागत करते हुए विराम देती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय विभागाध्यक्षा और मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं यहाँ पे कई बार उत्तर आधुनिकता के फलक पर संघर्षरत स्त्रियों का अंतर्द्वंद विषय पे कुछ बातें आप लोगों के साथ चर्चा ही करना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि कोई प्रबंध प्रस्तुत कर रही हूँ मैं। कैद बाहर सबसे पहले मैं इस लेखिका के बारे में कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि श्री गीता श्री के बारे में जब भी मैं बात करती हूँ सब लोग पूछते हैं कि गीता श्री है क्या, लेकिन नहीं, ये गीतांजलि श्री नहीं है, गीता श्री है। महज उनका बैकग्राउंड नहीं तो उनका पश्चातल ये रहा है कि वो एक पत्रकार थी, एक नामी संस्था में एक पत्रिका की संपादक के रूप में वो बहुत विख्यात हुई है। उन्होंने आज तक एक लगभग 7 कहानी संग्रह, 5 या 6 उपन्यास और 4 से भी ज़्यादा शोध ग्रंथ प्रकाशित किया है उन्होंने। वो भी स्त्रियों को या स्त्रियों के विषयों को लेके अलग अलग संस्थाओं से शोध वृत्ति के लेते हुए उन्होंने इस विषय को बहुत गंभीर तरीके से ही उस पर काम किया है। ऐसा नहीं है कि बाहरी तौर पे उन्होंने जैसे बहुत हल्के में लेके दिया है। ये उनके जो रिसर्च किताबें हैं उसको पढ़ लेनी चाहिए, जो कि उसको उत्तर आधुनिकता के काल में जो स्त्रियों का जो जीवन है उसके बारे में वो अच्छे से क्या विचार है उनका, वो सब उसमें आपको मिलेगा। उनके 6 उपन्यासों के बारे में बताना चाहूँगी। एक है हसीनाबाद है, माया मीडिया है, एक रोमिंग को मतलब राज नटनी है और अम्पापाली है, और एक के बाहर उनका अंतिम जो रिसेंटली निकला है, ये प्रकाशित हुआ ये उपन्यास है। इसके बारे में मैं आज यहाँ पे आपसे बात करना चाहूँगी। बाकी अभी तक के जितने भी उपन्यास हैं वो सब स्त्रियों के उत्तराधिकार काल की स्त्रियों को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हसीनाबाद में वो अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे खोए हुए कुछ उन स्त्रियों के बारे में उन्होंने दिखाया है कि किस तरह उनको दरकिनार किया गया था। वेश्याएं थी वो जो रखेल भी बोला जाता था, उनका एक गाँव था, उस तरह के उपन्यास है उसमें वैसे कथा उसमें उन्होंने करी है। इसलिए उसमें से भी जिस तरह उनको पूरे संसार से बाहर कहीं अनजान प्रदेश में इकट्ठा करके रख के अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो बाहरी संसार के पुरुष अपने परिवार से अलग करके रखते थे, अपने मनोरंजन के लिए रखते थे, वहाँ से भी उठ खड़ी हुई कुछ स्त्रियों की कहानी लेके हसीनाबाद को लेके वो इस उपन्यास क्षेत्र में आई थी। और वहाँ से वो अभी ये कैद बाहर जहाँ पे उनका अंतिम जो अभी रिसेंटली प्रकाशित हुआ ये उपन्यास है, उसमें वो उत्तर आधुनिकता के काल में हमारे अगल बगल जितनी भी देखा जाने वाली औरतें हैं उनका जो संघर्ष है पारिवारिक संबंध के अंदर जो है और उनके कार्यक्षेत्र में जो अंतर्द्वंद होता है, वो अपने विचार या अपने दर्शन में ही जो कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर होती है उसके भी बारे में बताती है। और उसके साथ साथ जो उनके जेंडर संबंधी समस्याएं हैं, जैसे कि वो इस कहानी में आगे बढ़ के बताती हूँ, पहले वो सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहती हूँ। प्रमुख रूप से उपन्यास में 7 या 8 स्त्री कथापात्र हैं। तो उसमें प्रमुख है नायिका माया है, जो कि एक पत्रिका की संस्थापक है और उसके संपादन कार्य भी करती हैं। और उसका काम ही ये है कि हर जगह स्पोर्ट में जाके चीज़ें रिपोर्ट करना, किसी को भेज के नहीं वो करके दुनिया भर के मतलब देश भर के स्त्रियों को जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत महसूस होती है उसको बुलाया जाता है और वहाँ जाती भी है, उनकी समस्याओं को पढ़ती है और उसको समाधान कुछ करना है तो उसमें भी वो वही चीज़ उसको अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और उसका बैकग्राउंड भी ऐसा है कि अच्छी फैमिली की है, माता पिता है,
इनको खुद का एक घर भी उन्होंने बनाया है कि उसके पापा का सोच ये है कि अगर मेरी बेटी आगे चल के शादी भी करती है उसको उससे अगर एक बार बाहर निकलना भी है तो वो किसी के इस पे मत रहे, मतलब आर्थिक रूप से किसी के सामने ना झुके, उसके लिए मजबूरी में किसी के घर में रहना ना पड़े, वो स्वतंत्र रूप से अपने घर में रह सकती है, बोलते उसमें खुद का घर भी बना के देते हैं। उस परवरिश के तौर बड़ी हुई माया को अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे औरतों का सामना करना पड़ता है जो निम्न मध्यवर्गीय परिवार से भी आती हैं, कुछ मध्यवर्गीय परिवार से हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, और कुछ पुराने पीढ़ी की भी औरतें उसके साथ आते हैं, सामने आते हैं, जो उसको विचार करने में मजबूर कर देता है कि क्या क्या अंदर तो क्या है स्त्रियों का आज का, क्या चाहती है स्त्रियों। उसमें सबसे पहले माया खुद ही 2 बार रिलेशनशिप में आती है। शादी से वो बहुत डरती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अपनी चीज़ों को स्वतंत्रता वहाँ पे हनन हो जाती है। जब भी किसी के साथ हम प्रेम संबंध करते हैं, कुछ दिनों तक रह लेते हैं, तो वो वहाँ पे महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, एक दूसरे के प्रति इच्छाएं और बंधन ज़्यादा बढ़ने लगता है कि वो अपनी खुशी के लिए कुछ कर नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे भी वो अपने नीरज नाम से एक दोस्त था, पहले दोस्ती थी, उसके बाद वो एक साथ रहने लगते हैं। 4 साल तक तो सब ठीक ही था, लिविंग रिलेशन में थे, तो दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। किसी को जब नौकरी में जाना है वो चला जाता था, कोई पूछताछ नहीं था, जब भी मिलते थे तब वो सब ठीक ही था। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें हटने लगी, कब आओगी, कब तक आओगी, कहाँ जा रही हो, ये क्यों पहना, ये अभी क्यों सो रही हो, मैं इंतज़ार कर रहा था, इस तरह की चीज़ें आके वो जो प्रेमी रूप है वो पति रूप में तब्दील हो जाता है, बिना उस संस्था के अंदर के भी, मतलब स्वतंत्र रूप में वहाँ कुछ नहीं है, किसी के सामने शादी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो रिलेशन आगे जाके वहाँ तक पहुँच जाती है और इसको घुटन सी महसूस होती है। अंत में एक दिन वो होता है कि एक दिन बहुत सिंपल सी बात है कि दूध लेने नीचे जाती है, एक पतली सी टी शर्ट पहन के बस वापस आया तो इसने पूछा तुमने ये टी शर्ट क्यों पहना। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन उसको इतना गुस्सा आया कि क्यों आप क्यों मुझे जज कर रहे हैं, मैं अपने कपड़े, मेरा घर वस्त्र, मेरा ये है, तो आप क्यों कर रही हैं। तो और अब अभी यहाँ से हम अपने रिलेशन को ख़त्म कर देते हैं और आप यहाँ से जाइए। तो नीरज वहाँ से तुरंत निकल जाता है। उसके बाद भी ये रोती है, प्रेम है इसको नीरज से, लेकिन वो बंधन नहीं चाहती, वो चाहती है कि मुझे अपने, मैं जैसी हूँ वैसे मुझे अपनाए। उसके बाद सालों बाद नीरज वापस भी आता है, नीरज समझ जाता है कि वे क्या चाहती है, लेकिन वो दूसरी बार वो मौका नहीं देना चाहती क्योंकि वो डरती है। उसका कहना ये है कि मैं अब दूसरी बार ये मौके में या नहीं तो इसमें आना नहीं चाहूँगी, क्योंकि सपनों के साथ, यादों के साथ जीना मैं मंजूर है मुझे, लेकिन सपनों के साथ नहीं जी सकूँगी, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं और मैं आगे जाना चाहती हूँ। उसमें नीरज, उसके बाद नीरज का भी वही है कि आज तक किसी भी लेखिका ने मैंने नहीं देखा है कि पुरुष की मानसिकता को एक्सप्लेन करते, कोई इंसिडेंट हो गया तो पुरुष चला गया, नहीं तो एक राइवल की तरह सामने खड़ा हो तो कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो नीरज अपने मन में भी बात करता है कि अरे ये क्या हो गया, मुझे भी सोचना चाहिए। और नीरज इसके साथ डिस्कस भी करता है कि माया, मेरा बैकग्राउंड जो है, मेरा परवरिश जहाँ पे है वहाँ स्त्रियों को देखने के नज़रिया भी अलग है, फिर भी मैं बहुत बदला हूँ तुम्हारे साथ, अब भी मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ तो सही मुझे क्या है। अभी भी वो समझ नहीं पाया है कि स्त्री क्या चाहती है, उसके साथ रहने वाली स्त्री क्या चाहती है। तो वहाँ पे ये खत्म हो जाता है। आगे भी माया के सामने बहुत सारी औरतें आती हैं। माया और भी लेडी, उसमें से एक है दलाई लामा, जो अपने प्रेमी से विवाह करने के लिए धर्म परिवर्तन करती हैं, 2 बच्चे भी हो जाते हैं। उसके बाद उसका पति दिशा उसको छोड़ के चला जाता है और वो लगातार अलग अलग स्त्रियों के साथ रहता भी है, और ये जानते हुए भी डायलेला उसको ये नहीं, डिवोर्स नहीं देती। उसका मन ये कहना है कि नहीं, मैं अपने बच्चों के अधिकारों के लिए ये नहीं कर सकती, इसका जो संपत्ति है ये संपत्ति चाहता है मेरे से, मैं डिवोर्स दे दूंगी तो ये हट जाएगा, सारी चीज़ें वो ले जाएगा, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मैं नहीं करूँगी। अब आखिरी दम तक जब वो मृत्यु उसकी हो जाती है तब तक वो डिवोर्स नहीं देती, और अपने एक अंतिम समय पे वो एक दोस्त जो केरल से है, वो कथा पात्र वहाँ पे
और उसको वो वादा करवाती है उससे कि प्रॉमिस करवाती है कि तुम मेरे बच्चों को देख लेना और ये प्रॉपर्टी उनको भी दिलवाना, ऐसे वादा करके वो मरती है। ये जान के माया को इतना आश्चर्य होता है कि माया को दलाइला से मिलाने वाला भी विशाल है जो दलाइला के पति है, और वो इंसान ऐसा है कि बार बार इन लोगों के साथ बर्ता आती है। बर्ता एक नाम की एक लड़की आती है, नताशा नाम की एक लड़की आती है। ये सब दलाइला के घर में गेस्ट के तौर पे आते हैं। ये लोग सारे विशाल के प्रेमिकाएं रह चुके हैं और ये दलाइला जानती भी है, फिर भी वो इतनी सशक्त होकर उसके खिलाफ, मतलब वो जो चाहता है उसको नहीं करती, उसने जो निर्णय लिया है उस पर अटकी रहती है, लास्ट तक अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती है। वो चाहे तो दूसरे, नहीं तो ये जो नया जो प्रेमी आया था उसके साथ शादी करके आगे बढ़ सकती थी, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए ऐसे लगते हैं। लेकिन अंत में आके उसको कुछ बीमारी हो जाती है, वो एकदम से हार्ट अटैक आ गया, गुजर जाती है। ये जानते हुए माया को इतना ज़्यादा संघर्ष हो जाता है मन में, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई। उपन्यास की शुरुआत में वही है कि उससे संघर्ष है, ये बहुत दिमागी तौर से बहुत हिली हुई पता चलता है उस टाइम में। और उस वक्त उसके एक साथी है शशांक, जो भी पत्रकार है, वो बहुत सपोर्ट करता है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये भी समझना है, दुनिया के सारे मर्द ऐसे नहीं होते हैं, वो ऐसे, मतलब जो फीमेल जिस तरह बात करता है उसी तरह उसको समझाने की कोशिश तो करता है। फिर आगे बढ़ के फिर मालविका एक लड़की है। बहुत साल पहले माया को किसी एक मेल मिलता है कि भाई माया जी आपसे मैं मिलना चाहती हूँ, मेरा घर के बैकग्राउंड बहुत मुश्किल है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगी, इसलिए मैं दिल्ली में आके आपसे मिलके अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। उसके बाद उसकी कोई पता नहीं चलता। 2014 में आया मेल था। फिर 2019 में एकदम से एक बार घर के सामने, कमरे के सामने एक लड़की आके खड़ी हो जाती है, बोलती कि मैं मालविका हूँ। फिर डिस्कस उसमें बात होती है तो उसको पता चलता है कि वो एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार में जो ही बच्चों के प्रति आर्थिक स्थिति को रहते हुए जो ये अलगाव या संघर्ष होता है, लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, वो सारी चीज़ें झेलती हुई आई बड़ी हुई। खुद अपने पैसों से उसने पढ़ाई किया, पढ़ने के नाम पे घर से बाहर निकाला गया था। जब वो पढ़ी लिखी पत्रकार बनी तो उसको फिर से घर में एंट्री मिली, और उस टाइम पे कोई लड़का उसके जीवन में आ जाता है तो तुरंत घर वालों ने उसकी शादी करवा दी 20-22 साल की उम्र में उससे। न पूछताछ की लड़का कैसा है, फैमिली कैसे, कुछ नहीं, जल्दी शादी करवा के अपनी शिद्दत जो है उसको हटाने वाला वो मेंटालिटी जो गाँव में देखा जाता है, पूरे भारत में ज़्यादातर परिवारों में देखा जाता है, वही वहाँ पे होता है। उसके बाद उसके संघर्ष कम नहीं होता, वहाँ पे मानसिक शारीरिक सारी प्रताड़नाएं हो करते हुए एक बच्चा हो जाता है। फिर भी वो अपने बच्चे के लिए जीना चाहती है। बार बार उस कैद से वो बाहर निकलना तो चाहती है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक 3 थप्पड़ से कम तो उसको मिलता नहीं उस घर में। बार उस बच्चे को लेकर एक बार वो मायके जाने के लिए सोचती है, मायके जाते हैं तो वहाँ आर्थिक तंगी के कारण रुक नहीं पाती, फिर वापस अपनी चीज़ों को हटाते हुए उसको वापस अपने ससुराल वापस आना पड़ता है। उसके बाद जब नौकरी के बारे में बात होती है तो पति क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके से शहर चेंज कर देते हैं ताकि ये कहीं टिक ना पाए, कहीं नौकरी ना ले पाए। लेकिन मुंबई में आके इसने एक नौकरी पकड़ ली, एक पत्रकार डेस्क में इसको काम मिल जाता है। वहाँ पे बच्चे उसके कॉटेज में 10 दिन के लिए बच्चे को लेके चले जाते हैं। लेकिन ये विडंबना वहाँ पे होती है कि बच्चे नहीं चाहते हैं इस तंगी में रहना। पिता के वहाँ पे जितनी लग्जरियस लाइफ उनको मिल रहा था वो उससे नष्ट होते ही बच्चे तंग में आ जाते। बच्चे खुद बोलते हैं कि हमें पापा के साथ जाना। फिर वो बच्चे को लेके वहाँ चले जाते हैं। 2 दिन फिर से उसको छोड़ के इधर उधर काम के बहाने चले जाते थे। बच्चे रोना मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो स्त्री को मुक्त होने में बच्चा किस तरह उसको सोचने में, निर्णय लेने में धीमा कर देता है, वही मालविका के जीवन से वो दिखाना चाह रही है। और वो जब सक्षम हो जाता है बच्चा तो तुरंत वहाँ से मालविका निकल आती है। मुंबई से वो दिल्ली आ जाती है। फिर दिल्ली में एक डेस्क में काम करना वो खुद करती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी माया ये सोचती कि मालविका इतने खुशहाल कैसे है, बहुत इतने प्रकार का इतनी उसके शरीर में इधर उधर जख्म भी है जितना उसने होता है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे मालविका एक बात बताती है कि जो हो गया है, उसको लेके जीवन नदी की तरह है, उसको बहना ही चाहिए। अगर वो
एक तालाब की तरह रुक गया, हम लोग उसी में अटके रहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मलिन हो जाएंगे सारे। तो सारी चीज़ छोड़ के भी आगे बढ़ जाएंगे। कहीं पे भी मांगिया चले तो हर जगह बहुत हंसी खुशी डांस वाइन, बहुत जिंदा दिल लड़की की तरह वो रहती है। और उसको भी प्रेमी भी मिल जाता है। तुरंत माया पूछती कि तुम फिर से, बोलते हैं कि प्रेम का क्या है, आज होगा या कल होगा, अब आज के दिन अभी रह लेते हैं ना उसमें, कल का देखा जाएगा। जितना हम 100% दे सकते हैं उसमें देंगे, अगर वो मुझे समझता है तो ठीक है। लेकिन वहाँ पे लेखिका का एक काम ये किया दिखाने कि उसकी ज़िंदगी में जो दोबारा आता है वो कश्मीरी मुसलमान होता है। उसके जरिए हिंदू मुस्लिम वो सारी चीज़ों को भी आगे उपन्यास में वो दिखाती है। वो मेरा विषय नहीं, मैं औरतों की बात कर रही हूँ तो वो अलग सी बात है। वो वहाँ से फिर कश्मीर जाती है, उसको पता भी है कि वो डिवोर्स नहीं मिलेगा। उसका पति बोल के जाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी पूरी ये हो जाएगी, मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, तुम कहीं भी चली जाओ, तुम बहुत बुरी तरह जियोगी। इस तरह की बातें इसमें किया है, वैसे ही हो जाती है। बात यह है कि वो वहाँ पे रुकती नहीं है, इन सारी चीज़ों से वो अपने आप को रोकती नहीं है, आगे ही बढ़ती जाती है। और साथ में दूसरी और इससे रिलेटेड कुछ और भी लोग आते हैं, जैसे कि सिंदूरी मालविका की ऑफिस वाली एक लड़की है जो कि बाइसेक्सुअल। वो उसको पहले मालविका भी अच्छी लगती है, उसे प्रेम करने के लिए। वो फ्रस्ट्रेटेड थी जब मालविका से मिलती है तो मालविका उसको काउंसलिंग देती है कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम किसी से, क्योंकि वो गांव परिवेश से आई थी, यूपी के ठाकुर परिवार से। वो वहाँ पे बचपन से एक दोस्त सहेली थी, सहेली के साथ पढ़ते पढ़ते बड़ी हो जाती है, फिर धीरे धीरे उनके अंदर प्रेम हो जाता है। एक दिन पता चलती है, माँ अपनी माँ से बोलती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ। तो अगले दिन ही उनका परिवार वहाँ से चला जाता है उस गांव से, क्योंकि इतने सशक्त परिवार की बेटी बोल रही थी अपनी उस लड़की से मैं प्यार करती हूँ। तो उनके खानदान वाले भी उसमें कुछ कर लेते हैं। फिर अगले दिन से वो वहाँ से गायब भी है पूरे फैमिली। और ये अपने इसकी माँ क्या करती है कि सिंदूरी की माँ अपनी बेटी को लड़कों के साथ खेलने और लड़कों को घर में बुलाने लग जाती है कि इसकी मानसिकता थोड़ी सी चेंज हो जाए, थोड़ा सा इनके साथ भी थोड़ा ये हो जाए मन में। लेकिन इसका मन पूरी तरह अपनी प्रेमिका के साथ ही रहता है और वो वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करती है। वैसे वहाँ से घर से भागती है मुंबई आके ये फाइज के साथ काम करने लग जाती है। फाइज है मालविका की प्रेमी और फाइज के जरिए मालविका ये सारी चीज़ें जानती हैं। फिर आगे बढ़ के फिर ये लोग सब दिल्ली, मालविका जब दिल्ली चली जाती है तो ये लोग भी दिल्ली आ जाते हैं और सिंदूरी के फैमिली वाले दिल्ली में भी इसको ढूंढ के आते हैं, बहुत गुंडागर्दी की तरह, मतलब बेरहमी से इसको खींच फाच के वापस ले जाते हैं। और ये हालांकि दिल्ली में संजना नाम की एक लड़की के साथ रह रही थी, खुश थे वो लोग, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वही है, और इसमें एक भी बात ये दिखाया कि कहीं पे दिल्ली में आने के बाद माया इनको सपोर्ट करते हैं कि तुम लोग कहीं सेफली रह लो, पॉस इलाके में कहीं पे रह लो। लेकिन बोलती है कि पॉस इलाका नहीं, जो कम किराए में आर्थिक तंगी है, इनको कहीं नौकरी नहीं मिलती, कहीं मिली है तो बहुत कम सैलरी वाली, तो पॉस इलाके में लेने के लिए बोलती है तो हमारे पास पैसे नहीं हैं। और दूसरी जगह रहने पे ये भी नहीं बोल सकते कि हम लोगों को शादी करने वाले हैं, लोग रहने नहीं देंगे, हमें निकाल देते हैं। तो ये सारी इस तरह की चीज़ें, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें भी इस उपन्यास में दिखाया है। अब आते हैं कि पुरानी पीढ़ी की औरतें भी इसमें हैं, जैसे कि शशांक की माँ है जो 65 वर्ष की है, एकदम से आके घर में आ जाती है कि बोलती है कि मैं पापा के साथ नहीं रह सकती। पूछा जाता है तो बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं अपना कारोबार शुरू करूँ। फिर किसी से पता चलता है कि शशांक का एक भाई है, बहुत प्रोग्रेसिव है वो भी। जब सिंदूरी के बारे में पता भी चलता है तो वो एक ये बताती है कि आजकल के ज़माने के बारे में, जैसे कि मैं इसमें से उनकी खुद की कोटेशन बता देती हूँ। वो उस ज़माने की पढ़ी लिखी औरत है और MA पास थी, शादी के बाद अपने घर गृहस्थी गृहस्वामी बनने के चक्कर में उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। एक दिन ऐसा हुआ कि गाँव वालों ने इनको पंचायत ग्राम सेविका के रूप में खड़े होने के लिए कहा। इनको कहते हुए या इसके डिस्कस करते हुए इनके पापा ने सुन लिया तो उन्होंने चुपचाप जाके अपना नाम दर्ज करवा दिया उसमें, ताकि मेरी बीवी घर से बाहर ना निकल पाए। और जब भी ये आते हैं घर के सामने बैठ के, सब बहुत सारे लोग बैठ के इनसे अपनी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, ग्रामीण समस्याओं के
करते हैं, और किसी का बच्चा लेटर भेज रहा है तो उसको ट्रांसलेट करके दे रही है। बहुत सारे घरों में इनका बहुत महत्व ज़्यादा था, तो ये सब पापा को अच्छा नहीं लगता था शशांक के, तो उन्होंने हमेशा इनको दरकिनार करके अपनी पत्नी के रूप में हर सहूलियत दिया है। घर में कोई काम नहीं करना, नौकर चाकर सब कुछ है, जेवर दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन तुम बाहर मत आओ। कई बार हो जाता है, पहले तो चलो दरकिनार कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद दूसरा ये हुआ कि अपनी ही बहू को जब उसको रोते हुए देख के चेन खोने पर अपनी एक सोने की चेन दे देती है, तो अगले दिन अपने जेवर की बक्सा ढूंढती है तो पतिदेव उसको लॉकर में ले रख के आते हैं। तो एक ही वर्ड वो बोलते हैं कि ये पूरी कमाई मेरी कमाई है, जो जेवर तुमको दिया गया है, और वो तुम इस तरह लूट नहीं सकते। बात यह है कि अगर ये 65 साल में 35 साल में वो अपने काम नौकरी कर लिया होता उन्होंने, तो ये आज सुनना नहीं पड़ता। ये वो जाहिर नहीं करती, वो आके शशांक से कहती है कि मैं अभी कुछ भी काम करूँगी। देसी खाने में आजकल बहुत ज़्यादा मांग है, तो स्विगी वालों से मेरी बात करवा लो कि मैं देसी खाना पैक करके भेज दूँगी, मेरा खर्चा चल जाएगा, तुम भी टेंशन मत लो बेटा। लेकिन वही है ना कि परवरिश और कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है औरतों की कि वो कुछ दिनों की एक आवेश में आके निकल तो जाती है, लेकिन फिर वापस कुछ किसी को कोई दिक्कत हो रही है सोचते ही वो वापस अपने घर चली जाती है। हालांकि इन लोगों ने माया और शशांक और माँ के साथ इन लोगों ने ऋषिकेश में एक होम स्टे वगैरह इनके लिए प्लान किया था, लेकिन वो सब अधूरा छोड़ के वापस आऊंगी बोल के वो चली जाती है। लेकिन ये बात सोचने की बात है कि इस उम्र में वो सजग होगी। एक बार तो उसने सोचा उन्होंने, वो बाहर निकलने की कोशिश, कुछ दिनों के लिए बाहर निकली, और यही चीज अब जब माया बंधन में रहना नहीं चाहती, एकदम से शशांक की माँ आ गई, तो ये आश्चर्य करती क्यों इस उम्र में क्यों बाहर आना, क्या माँ बाहर नहीं आ सकती। माया का अंतर्द्वंद है, एक तरफ वो अपनी स्वतंत्रता चाहती है, तो दूसरी तरफ आश्चर्यजनक से ये कहती है कि क्यों, अभी क्या हो गया, मैं बात करती हूँ। दूसरी बात यह है कि वो खुद अपनी माँ से बात करती है। माँ बोलती है कि तुम अभी आती नहीं हो, पापा मेरे से बात नहीं करते। अब गांव परिवेश इतनी बदल चुकी है कि पुराने जमाने की तरह गांव में बहुत सारे लोग रहते भी नहीं हैं। आसपास के लोग, जो लेडीज का ज्ञान होता था, बुढ़ापा तक होते होते किसी को पता भी नहीं चलता था कि बूढ़े हो चुके हैं, दोस्त नहीं है। अब ऐसा हो के बच्चे सब पढ़ के बाहर निकल गए हैं, कुछ लोग बीमार हो गए हैं, एक बात करने के लिए भी घर में कोई नहीं होता, पापा को अपने संसार बना लिया है पापा ने, तो इतने अकेलापन, तन्हा, ये सारी चीजों को झेलते हुए माँ भी संघर्ष कर रही है वहाँ पे। ये सुन के भी इसको आश्चर्य होता है कि जिस पापा ने मुझे अपनी स्वतंत्रता के लिए ये सब करके दिया है, वो पापा माओ के साथ ऐसे कर रहे हैं। तो इसमें सही क्या है, गलत क्या है, क्या वो सही है या मैं सही हूँ। इस तरह बहुत सारी चीजों को लेके ये उपन्यास हमारे सामने प्रस्तुत होता है। जिसकी मैं पहले बोली थी कि इनकी माँ को बोलती है, बहुत प्रोग्रेसिव सोच है उनका, बोलती कि समाज हम स्त्रियों को अपना नरम चारा समझता है। मैं 20वीं शताब्दी की औरत हूँ और तुम लोग 21वीं शताब्दी की। इस शताब्दी की उम्र भी 18 साल की हो गई, यानी 22 शताब्दी। फिर भी समाज कितना पिछड़ा हुआ है। तुम लोग बेनकाब करो इस समाज को, इसके पाखंड को, जहाँ कोई अपनी पसंद की जिंदगी नहीं चुन सकता। ये शशांक की माँ बोलती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि नीरजा माया का और नीरज के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होता है, वहाँ पे नीरज बोलता है कि तुम भी कभी अपने सामने वाले की क्यों नहीं सोच रही हो, तुम हमेशा अपने बारे में क्यों सोच रही हो। जैसे कि जेंडर सेंसिटिव होना, आप अपनी जेंडर को लेके सेंसिटिव होते हो, ऑपोजिट वाले को क्यों नहीं हो रहे हो। उस पर भी एक बात होता है कि उससे जेंडर सेंसिटिव होने की उम्मीद करने वाली खुद सेंसिटिव नहीं निकली। जिन लोगों की संवेदनशीलता बस लिखने तक रह जाती है, मायू भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गई है। ये लेखिका कह रही है यहाँ पे, जैसे कि वो कहती है कि उससे जेंडर सेंसिटिव होने की, नीरज से जेंडर सेंसिटिव होने की उम्मीद करने वाली खुद सेंसिटिव नहीं निकली। जिन लोगों की संवेदनशीलता बस लिखने तक रह जाती है, मायू भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गई है। ये उन लिखने वाली औरतों पर वो सूचित करती है कि आप बस लिखो मत, सामने वालों को समझो, उसको भी समझने की बहुत जरूरत है। कि एक ही शायद उन्होंने स्त्री लेखन पे भी
सवाल उठाया होगा, मुझे लगता है कि एक तरफा मत देखो, दूसरा भी देखो, मेरा ख्याल है, मुझे इतना ही समझ आया इसमें। और वो बोलती भी है कि वही सिलसिले में आगे फिर बहुत सारी चीजें हैं। एक सुनंदा जो चित्रकार है, जो आर्थिक स्थिति पे सक्षम है, लेकिन पूरी तरह उसकी पति की परछाई की तरह रहती है। हमारी आश्चर्य होती है कि क्यों सुनंदा, तुम अपने लिए जी सकती हो, एक डांस, एक प्रतियोगिता इसमें आ रही हो, एग्जीबिशन में आई हो, तुम अपने पति के साथ कमरे में बैठ के पिक्चर बना रही हो, सारे लोग खुले में बैठ के चित्र बना रहे हैं और तुम अपने पति के साथ बना रही हो, तुम बाहर तो निकलो। बोलती कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, मेरी हिम्मत नहीं बढ़ती है। और वो भी इसी तरह की एक कैरेक्टर है जो कि उसने अपने आप को समझौता कर दिया इससे, तो बोलती है कि मैं नहीं, मेरे सिवा बहुत सारे लोग हैं। तो माया ये सोचती है कि मालविका हो गई है, सिंदूरी हो गई है, सुनंदा हो गई है, सब लोग आर्थिक सक्षम हैं, फिर भी इनकी जिंदगी में क्यों ये उथल पुथल है, कहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही। तो पूरे उपन्यास में यही सब चलता रहता है। अंत में आके माया प्रतिशोध भी रहती है, वो अलग बात है। वो अपनी डलेला सहेली के लिए खड़ी भी रहती है, जाती है, वापस जाती है। पहले तो वो उसकी मृत्यु में नहीं जाती, उसको देखने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन वो वापस वहाँ जाती है। विशाल का कच्चा चिट्टा खोलवा देती है, क्योंकि पत्रकार है, उसके लिए कारोबार में कुछ कमियां मिलती है उसको, वो सब निकाल के उसको कानून के हवाले करती है और डलेला के बच्चों को पूरी संपत्ति सौंप के उसकी जो पढ़ने का, जो आगे का करियर बनाने का सारी ये सब जिम्मेदारियां खुद लेते हुए वहां से वो वापस जाने के लिए होता है। और इसके साथ ही ये पूरी दिल्ली, मुंबई, गोवा, ये 3 जगह की स्त्रियों के बारे में, महानगरीय स्त्रियों के बारे में बता रही है, और साथ में गाँव से आए 1-2 स्त्रियों के बारे में। और ये बात है कि इसमें शाहीन बाग में जो एनआरसी के लिए जो औरतों का वो जो उन्होंने जो वहाँ पे अनशन किया था, उसका एक अच्छा चित्र भी दिखाया है। बोले स्त्री अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, किसी भी उम्र में। अगर शाना बानो 65 साल की उम्र में इस तरह आज के इस कट्टर राजनीतिक सत्ता के खिलाफ खड़ी होकर एक सेंटेंस भी बोल सकती है, तो यहाँ पे आधी आबादी अपने लिए राजनीतिक तौर पे आवाज तो उठा ही सकती है। वो जानने की जरूरत है। और साथ में कोरोना काल के भी बारे में इसमें चित्र किया है। तो इतना कह के मैं ये थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूँगी कि ये उपन्यास में इसके अलावा भी, जैसे कि मैंने पहले बोल दिया कि जेंडर सेंसिटिव पर बात की है, पुरुषों का स्त्री के प्रति जो विचार है उस पर है, निम्न मध्यवर्गीय परिवार और पत्नियों का जीवन है, शशांक की माँ तो मैंने बता ही दिया है, बुढ़ापे की समस्या है, मोनोपॉजी स्त्रियों की भी वो समस्या बताती है कि पुरुष को एक समय तक जब शारीरिक तौर पे स्त्रियाँ उपलब्ध होती है, वो सारी चीज़ें करता रहता है उसके साथ। उसके बाद जब जितनी वो यूज़ कर देती है तो निचोड़ के फेंक देती है। वो सीधा डायलॉग यहाँ पे बोल रही हूँ। उसके बाद उसके अंदर क्या मानसिक स्थिति होती है, कैसे वो रहना चाहिए, उसके बाद वो शारीरिक सुख नहीं चाहती, वो मानसिक सुख चाहती है, जो सपोर्ट, उसको समझने की चीज़ें, उसको संभालने की चीज़ें, वो पुरुष लोग वो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। बोलते हैं कि एकदम से, जैसे कि जनरली सारे घरों में बच्चे भी बोलते हैं कि माँ बहुत चिड़चिड़ करती है, पति बोलते तुम हमेशा चिड़चिड़ रहती है। क्यों चिड़चिड़ करती है? उसके बारे में कोई सोचना ही नहीं है। क्या उसकी फिजिकली चेंज हुआ है, उसकी मेंटल स्टेट क्या है, किसी को कुछ सोचना नहीं है। उन सारी चीज़ों के बारे में भी इस तरह उन्होंने इसमें बोला है। तो उत्तर आधुनिक काल में आते हुए भी पढ़े लिखे नौकरी के स्त्रियों का जो अंतर्द्वंद है, सब कुछ मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूटा है। कैसे आगे बढ़ना है, प्रेम संबंध, अलग अलग लेडीज का, एक अलग अलग स्त्रियों का अलग अलग मुक्ति की इच्छा है, ये कहते हुए ये उपन्यास समाप्त होता है। सबको धन्यवाद। तो आज शोध मंच द्वारा आयोजित शोधार्थी संवर्धन का एक और अध्याय हम संपन्न हुआ है। तो मैं सबसे पहले हमारे विभागाध्यक्षा प्रणीता जी के प्रति तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। और आज विनीता जी ने कैद बाहर उत्तर आत्मनिर्भरता के फलक पर संघर्षरत स्त्रियों का अंतर्द्वंद विषय पर अपना विचारों को प्रस्तुत किया है। मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।
अंत में इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले आप सबके प्रति भी धन्यवाद अदा करते हुए विराम लेती हूँ। धन्यवाद।